हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको सी टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, तो इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया था। इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी, वहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन हो गया है। आप वहाँ से जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये आपकी दूसरी वीडियो है और इसी तरीके से हम आपका सी टेट का जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा कराते चलेंगे और आप सभी देखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अभी इसके पहले हम क्या करा रहे थे, आपको एसएसटी करा रहे थे। जिन्होंने क्लास 6 to 8 के लिए जो भरेंगे, अगर उन्होंने एसएसटी ले रखा है तो वहाँ पर जाके हिस्ट्री की क्लास हमने चलाई है और क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर दी है। उसमें 10 या 11 चैप्टर थे। अब इसके बाद हम क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप वहाँ पर जाके हमने प्ले लिस्ट बना दिया है 6 की एनसीईआरटी की पूरी, तो वहाँ से आप पूरी थ्योरी को देख सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हम देखेंगे 26 क्वेश्चन से और इसी तरीके से ये जो सीरीज आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और देखिए, सबसे ज़्यादा आपका क्या है, सी टेट के लिए आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थियरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन ए है सही हो सकता है, बी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी है सही है। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि इसके उत्तर क्या होगा। आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती हैं। अगर हम पहले आपको बताए थे कि कभी भी हमें लड़का हो या लड़की हो, पुरुष या स्त्री हो, उसमें कभी भी अंतर हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर अंतर आता है तो समझ लीजिए आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर आपने ये कह दिया कि इसमें अंतर है तो किसको प्रदर्शित करेगा, हमेशा ये लैंगिक पूर्वाग्रह को करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए चलते हैं 27 क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन पर क्या है, छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर इतने बड़े होते हैं कि प्रॉब्लम हो जाता है कि जब क्वेश्चन साथ में नहीं दिखते हैं तो फिर आंसर भी देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चा है तो आप उसको किस लिए, देखिए यहाँ पर आपको अपने को क्या मान के चलेंगे, टीचर मान के चलेंगे, तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आप क्या है, टीचर हैं और आप बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने को टीचर मानिएगा, तब आप इन चीज़ों का आंसर दे पाएंगे। देखिए, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब जो बच्चा है अगर आप पढ़ा रही हैं तो उसको आप किस लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे या करेंगी, ठीक है। यहाँ हमें भी पूरा लैंगिक नहीं करना है। चलिए, ऑप्शन ए है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतक्रिया करने में। मतलब क्या आप उन्हें, समूह में अगर बच्चा कार्य कर रहा है तो दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से, मतलब कि वो क्रिया कर रहा है तो आप उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्या। दूसरा है कि अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, क्या यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए आपको। सी है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने में, क्या आप यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं करेंगी। डी है कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, क्या इसके लिए आप प्रोत्साहित नहीं करेंगी। तो आप सभी बताइए कि इसमें से आप ऐसा क्या है कि आप बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि बच्चा यहाँ पे अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे उसके लिए गलत होगा। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं, ठीक है। शिक्षक, देखिए क्या दिया है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर को याद करना। अब यहाँ पर देखिए याद करना आया है, याद करने का मतलब यहाँ पर आपका रटना हो गया, ये रटने संबंधित हो गया। और रटना हमारे, समझ लीजिए ये सी टेट के लिए बहुत घातक चीज है, ठीक है। अगर सी टेट में जहाँ रटना आ गया, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपका सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो मतलब कि ये सही होगा, अगर यहाँ पर हाँ दिया रहता तो ये सही नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। रटना हमारा एक निगेटिव वर्ड है, अभी इस तरीके से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का है, क्या है 28 है कि निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है मौखिक प्रश्न, 2 है सत्र परीक्षा, 3 है प्रश्नोत्तरी और खेल। तो चौथा हम देख लेते हैं, चौथा इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं दत्त कार्य, ठीक है। यहाँ पर चौथा हम लिख देते हैं आपको दत्त कार्य। आप इसका उत्तर दीजिएगा यहाँ पर दत्त कार्य, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, इनका उत्तर दीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। जो आपका रचनात्मक आकलन होता है उसके लिए उपकरण नहीं है। तो देखिए, अब आप रचनात्मक आकलन कर रही है तो मौखिक प्रश्न, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, ठीक है। प्रश्नोत्तरी और खेल, ये भी सही है। दत्त कार्य मतलब गृह कार्य भी आप दीजिए उन्हें,
ये भी सही है। तो सत्र परीक्षा, जो सत्र का परीक्षा हम लेते हैं, ये रचनात्मक कार्य का मतलब है कि आप तुरंत पढ़ा रहे हैं और उन्हें तुरंत चीज़ों को पूछ रहे हैं कि अब जैसे बच्चे को जो क्लास में पढ़ाएं, अब उससे रिलेटेड चीज़ों को उन्हें पूछना है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ों से उन्हें क्या दत्त कार्य का मतलब क्या होता है आपका, गृह कार्य, मतलब जो होमवर्क हमारा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नोत्तरी करिए, प्रश्नोत्तरी खेल करिए, मतलब प्रश्न पूछिए। लेकिन जो सत्र परीक्षा है, ये जो साल में या 6 महीने में होता है, ये हमारा उपकरण नहीं है इसके लिए, रचनात्मक आकलन के लिए। ठीक है, अब अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्या है? 29 है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में, बी है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी है, आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि वो एक बार में नहीं आ पाते। अगला है सी है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय में जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, डी है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए उत्तर तो आप सभी देख लिए होंगे। चलिए हम दिखाई देते हैं, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने और संसाधन के रूप में। अब क्वेश्चन को समझेंगे, ये आंसर कैसे हुआ हम उसको देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब कैसे सही हुआ, देखिए भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखेंगे? जो हमारा भारतीय समाज है उसकी जो बहुभाषिक मतलब जो बहुत तरीके की भाषा बोली जाती है, उसकी कोई विशेषता है, तो उसको कैसे देखेंगे? कैसे हम देखेंगे? क्योंकि देखिए जो हमारा विद्यालय जीवन है उसको समृद्ध बनाने में एक संसाधन के रूप में देखेंगे। देखिए अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे आए रहेंगे, कोई हिंदी जानता होगा, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू जानता होगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका बहुभाषिक हो गया, क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषा को जान रहे हैं। तो अब ये हमारे विद्यालय के लिए एक संसाधन कैसे बनेगा? ठीक है, ये क्योंकि कहा है ना इसे संसाधन के रूप में है, तो संसाधन कैसे बनेगा? जैसे आपको हिंदी आ रही है, हमें इंग्लिश आ रही है, या आपको उर्दू आ रही है, किसी और को हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो हम ये भाषा एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, ये भाषा एक दूसरे से, और आपको पता है कि चीज़ें हम अधिक से अधिक एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर हमें हिंदी आ रही है तो हम इन्हें हिंदी सिखा दें, इन्हें इंग्लिश आ रही है तो हम इससे इंग्लिश बोल रहे हैं बार बार, तो हमें कुछ इंग्लिश की चीज़ें हमें याद आ गई। तो ऐसे ये क्या होगा हमारा कि जो हमारी बहुभाषिक विशेषता होती है, वो विद्यालय में क्या करती है, समृद्धि को बनाने का एक संसाधन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। और मैं एक ही क्वेश्चन को 10 घंटे तक पढ़ाऊँ या 1 घंटे में 4 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाऊँ, मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। बस चीज़ों को आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, देखिए आप मेरी बात मानिए, अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया तो इसको कम से कम 3 बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वही हम एक ही क्वेश्चन को लेकर रिपीट मार रहे हैं, 20 बार मार रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको 2-4 बार देखिए, फिर से उसको पढ़िए। अब ये नहीं है कि अब देखिए एक दिन में आप 100, 50, 200 जितने क्वेश्चन आपको होते हैं, आप उतने क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, आपकी जितनी कैपेसिटी है 100 क्वेश्चन की है, 100 क्वेश्चन कर डालिए। अब इसी 100 क्वेश्चन को कम से कम आप 3 से 4 बार और पढ़िए। देखिए मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप 100+ जाएंगे ज़रूर। ठीक है, जब मैं पढ़ती थी, मैं अपना स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि मैं यही करती थी। मैंने एक बार सरासर निगाह से सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि मैं अगर एक बुक उठाती थी तो उस बुक को मैं कम से कम 3 बार पढ़ती थी। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिए कोई भी नहीं रुक सकता। और मैं 1 महीने में ही एग्ज़ाम को क्लियर किया था, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है। तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम एक दिन आपको अपनी स्ट्रेटजी आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे गहन और जटिल का मतलब वो समस्यात्मक समाजीकरण कौन सा होता है हमारे लिए? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा, व्यक्ति के पूरे जीवन में। अब देखिए जो सबसे जटिल समाजीकरण हमारे लिए होता है, क्या होता है, तो हम उत्तर देख लेते हैं, किशोरावस्था के दौरान होता है। आप सभी को पता है कि जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, आप सभी भी किशोरावस्था से गुजरे होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेंशन, कैरियर को लेकर टेंशन, तो किसी और चीज़ को लेकर टेंशन,
तो किसी को अपने दोस्त के लिए टेंशन, तो किसी मतलब कि ये ऐसा एक घिरा हुआ माहौल होता है। यहाँ पर हम जब किशोरावस्था में जैसे ही पहुँचते हैं, लोग कहते हैं कि अगर हम किशोरावस्था से बाहर आ गए या किशोरावस्था में आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लिए तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। और जो किशोरावस्था में ही वो क्या किए, चीज़ें बिगाड़ लिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, इधर उधर ध्यान को भटका लिए, तो क्या है, वो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यही है कि यही एक किशोरावस्था हमारा ऐसा है जिसके दौरान हमें बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट किया करिए आप सभी कि हमें नहीं समझ में आया है जो भी है। तो आप एक बार प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए आप सभी, क्योंकि मैं अपना भले ना पढूँ लेकिन मैं आपको पढ़ाती ज़रूर हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। मैं एक जिम्मेदारी समझ के पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ आप सभी भी एक जिम्मेदारी समझ के एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फटाफट से। आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। जो हमारी आनुवंशिकता है उसको सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी सामाजिक संरचना? गौड़, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता होता क्या है आप सभी को बता देना चाहते हैं। जो हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जो हमारे माँ बाप से जो लक्षण हमारे अंदर आए, वही आनुवंशिकता है। जैसे क्या होता है कि अगर आपके मम्मी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है कि आपके भी बाल घुंघराले हो, क्योंकि आपके मम्मी के लक्षण आप में आए, यही आनुवंशिकता है। अब आपकी आंखें क्या है, नीली है, तो हो सकता है आपके बच्चे की आंखें भी नीली होंगी, क्योंकि ये आनुवंशिकता है। एक की जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो जो सामाजिक संरचना माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये देखते हैं स्थिर। ये आनुवंशिकता हमारी क्या होती है? स्थिर होती है, ठीक है। अगला ये देखते हैं, क्योंकि ये स्थिर है, ये बदलता, मतलब कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सामाजिक संरचना में जो है ये स्थिर होती है, ठीक। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। अब पूछा है कि जो पियाजे जी हैं, पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था है, विकास की पहली अवस्था कौन सी है? आप सभी बताइएगा। गर्भावस्था के बाद क्या होता है? शैशवावस्था, ठीक है। ये हमारे विकास की कौन सी है? पहली अवस्था है। के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, पहले पूछना क्या चाहता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। तो हम सभी पढ़े हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं होती हैं। पढ़ते तो ऐसे हम 5 हैं, लेकिन 4 अवस्थाएं मान लेते हैं। पहला हो गया आपका शैशवावस्था, ठीक है। अब यही हमारा शैशवावस्था है। अब शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है कि अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। जैसे बच्चे को भूख लगी तो बच्चा कहेगा, बोलेगा तो नहीं, अब शैशवावस्था है, क्योंकि ये अवस्था हमारी 0 से 6 साल होती है। जब बच्चा 0 से 6 साल के अंदर होता है तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने इंद्री का ज़्यादा प्रयोग करता है। अगर उसे भूख लगी है तो वो रोता है, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो आपको हाथ को ऐसे मारता है और आपसे चीज़ें छीनता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, ये इंद्रियों का प्रयोग द्वारा होता है। अब आइए 32 से 33 पर चलते हैं। क्या है, देखिए 33 है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए है विकासवादी, बी है व्यवहारवादी, सी है रचनावादी, डी है संज्ञानवादी। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर, ठीक है, आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से? तो ये सीखने के देखिए व्यवहारिक दिया है ना, तो अब यहाँ पर आप व्यवहारिक से समझ सकते हैं अवलोकनीय व्यवहार। अवलोकनीय व्यवहार मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर व्यवहार से ही संबंध होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, ठीक है। चीज़ें देखिए हम जल्दी जल्दी देखेंगे, आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत तेज जा रही हूँ। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फालतू यहाँ पे अगर मैं अभी 2 क्वेश्चन करा के आपको 3 घंटे में बात करूं और उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन कराऊं तो शायद आप कभी सीटेट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूं। चलिए ऑप्शन नंबर ए है कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बी है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जाँच करने पर बल देता है। सी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। और डी हम देख लेते हैं
अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अब आपने उत्तर तो देख ही लिया होगा, तो हम इसको समझाएंगे। ठीक है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अब कैसे देता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए सही है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ये क्या बात किसका कर रहा है, रचनावाद का कर रहा है। रचनावाद क्या करता है कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या करता है, बल देता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन 35 है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। क्या पूछा है, अवधारणाओं का विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। अब देखिए अवधारणा का मतलब आप एक ट्रिक से समझ लीजिए कि किसी चीज़ को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो अगर हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं तो हमें, अगर हम कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इन चीज़ को अपने अंदर धारण करिए, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, बौद्धिक विकास कर देंगे। जब अवधारणाओं का विकास आए तो आप बौद्धिक विकास उसको कह देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, 36 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, क्या विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो देखिए जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं किसमें वो होते हैं, देखिए जो विकास की दर होती है सबकी अलग अलग होती है, आप सभी को पता है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से ये अलग होते हैं, क्योंकि विकास, कभी कोई बच्चा देखिए अगर दोनों बच्चे क्या है, व्यक्तिगत है, ये 5 साल का, ये भी 5 साल का है, हो सकता है ये 3 फीट का हो सकता है ये 2.5 फीट का हो। ठीक है, तो इनकी जो विकास दर है, अब हो सकता है देखिए इन जैसे ये 4 महीने में 3 फीट लंबा, 4 साल में 3 फीट लंबा हो गया और ये बच्चा 4 साल में 2.5 फीट ही हुआ, लेकिन हो सकता है आगे चल के ये 3 फीट ही रहे और हो सकता है कि इसकी विकास की दर आगे चली जाए और ये 5 फीट का हो जाए। ठीक है, तो यही क्या है, अंतर आपका है विकास की दर। ठीक है, एक दूसरे से किस तरह भिन्न है, क्योंकि इनके विकास की दर अलग अलग हैं। ठीक, अब अगला देखिए क्या है, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुक्रमिकता। देखिए पूछा क्या है, किसका सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें से 3 है और एक आपका नहीं है। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ये तीनों आपके विकास के क्या है, यहाँ पर एक अनुक्रमिकता है, विकास के सिद्धांत आपके हैं। ठीक है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा इधर उधर हो गया है, चीज़ें सही से दिख नहीं रही हैं। चलिए नेक्स्ट बार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन, अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको आंसर आराम से समझ में आएगा। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, क्या आपका ये उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन कर रहे हैं तो। 2 है कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति किया जाए। सी है सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उसका उपचार करना। डी है शिक्षार्थी को की त्रुटियां निकालना। अब देखिए अगर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी बच्चे का मूल्यांकन, जैसे कहते हैं ना आप बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, मान लीजिए मूल्यांकन का मतलब है आप बच्चे को पढ़ा लिए हैं, जैसे आपने पढ़ा लिया है, लिखा लिया है, सब कुछ, अब कॉपी चेक करें तो समझिए उसी को क्या कहते हैं, मूल्यांकन। कॉपी चेक करना या बच्चा कितना सीखा है उसको देखना, यही सब हम मूल्यांकन करते हैं बच्चे के बारे में। ठीक है, कि बच्चा को कितना पढ़ा है, बच्चा कितना उसको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, यही उसका मूल्यांकन होता है। तो हमारा उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान। अब इसका उद्देश्य है कि अगर बच्चे ने सीखा कम है, ठीक है, अगर बच्चे को हमने चैप्टर 4 पढ़ाया है, अब इसका 4 का मूल्यांकन करेंगे, देखिए बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें से इसको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसमें होने वाली कमी, अब ये 2 क्वेश्चन को उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसका उपचार करेंगे कि ये क्वेश्चन इसको क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, तो यही इसका हम निदान करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी, आप सभी को पता है कि 4 अवस्थाएं दी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शिक्षा
मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्किनर, सी है पेस्टोलॉजी, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर का। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का, ठीक है, परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये कथन किसका है? तो देख लेते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है हमारे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग हो गया है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं। बड़े बड़े जो पूछे जा रहे हैं वो तो उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेडागोजी के पूछे जा रहे हैं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप थियरी की साइड मत भागिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो आप थियरी भी पढ़िए, कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 41 है, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला है एक शब्द है परिवर्तन। अब परिवर्तन को पकड़ लीजिए खूब अपना। अब इसको देखिए, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब क्या है, बिंग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं में, मतलब क्या शैशवावस्था की विशेषताओं में, कि बाल्यावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि प्रौढ़ावस्था में, किसकी विशेषताओं में क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। व्यक्त करने वाले एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये तीनों परिवर्तन होता है। किसमें होता है? आपकी किशोरावस्था में। जब जैसे ही आप किशोरावस्था में पहुंचेंगे, अभी आपको हम बताए हैं कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आपके दिमाग का भी होगा, आपके समाज में भी आप कैसे रह रहे हो उसका होगा। मतलब जैसे ये किशोरावस्था जो है वो बहुत खतरनाक अवस्था है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी के बारे में आप ध्यान भी रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, कोई बच्चा यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक, समान बुद्धि में, मंद बुद्धि में। देखिए इसका बुद्धि का एक ऐसे चार्ट आता है, आप उसको देखिएगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ये सामान्य बुद्धि में अगर 105 है तो बच्चा किस में है? सामान्य बुद्धि में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है शारीरिक, सी है नैतिक, डी है गामा। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध से, और देखिए जहां भी लॉरेंस कोहलबर्ग आए वहां नैतिकता दिख जाए या नैतिक दिख जाए तो आप सही उत्तर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए 44 देखते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी, देखिए ये क्वेश्चन इधर उधर हो जाए सब, प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश डैश सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, बी है विभेदित निर्देश, सी है पाठ्यचर्चा का विस्तार, डी है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। अब आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा इसका। स्व अधिगम मॉडल। अब कैसे होगा, अब क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा इसका उत्तर होगा स्व अधिगम मॉडल। अब कैसे होगा, देखिए सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को, मतलब जो सामाजिक, जो हमारे समाज में बच्चे हैं वो सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। तो जो स्व अधिगम मॉडल होता है ये इन्हें क्या करता है? सहायक करता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के भिन्न हो सकते हैं। अगला है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के और ये सभी। तो इसमें से देखिए आंसर जो होगा ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा हम बता देते हैं। देखिए एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? जैसे आप हैं और हम हैं, ठीक है। आपका व्यवहार अलग होगा, आपकी रुचि अलग होगी, आपके सीखने की क्षमता अलग होगी, आपका चरित्र अलग होगा, हमारे सीखने की क्षमता अलग होगी, हमारी रुचि अलग होगी, हमारा दिमाग अलग होगा, हमारा हर चीज़ अलग होगा। यही हो गया हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसमें रुचि भी क्या है? हमारी आपसे अलग है, सीखना भी हमारा आपसे अलग है, चरित्र भी हमारा आपसे अलग है। तो ये चारों आ जाएंगे, ठीक है। अगला है 46 हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। मतलब जो हावर्ड गार्डनर जी हैं इसमें से एक ऐसा चीज़ है जिसको छोड़कर उन्होंने सभी को बुद्धि का प्रकार बताया है। भाषा, सृजनात्मकता, इसको याद रखिएगा, नीचे पेज पर आते हैं, और अंतर व्यक्तिक कौशल, और डी है आपका क्या? व्यक्तिक संबंध। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये सृजनात्मकता। देखिए व्यक्तिक कौशल ये भी हमारा बुद्धि का सिद्धांत है, अंतः व्यक्तिक संबंध ये भी हमारा है, ठीक है, बुद्धि के प्रकार, सॉरी सिद्धांत नहीं प्रकार,
और भाषा भी हमारा बुद्धि का प्रकार है, लेकिन जो सृजनात्मकता है इसको हम छोड़ देते हैं, तो बाकी सभी क्या है हमारे बुद्धि के प्रकार हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। आप अगर अभी बताएं कि अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी है क्या बच्चा क्या सीखा है जानना, सी है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर उपरोक्त सभी कैसे होगा। अब हम सोच रहे होंगे कि ये जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना है ये नहीं हो सकता, लेकिन ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर देना है कि बच्चा पास है कि फेल है, तो हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 48 की पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, अमूर्त और मूर्त, इसको जाकर आज आप पढ़िएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान। देखिए पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, चौथा है डी संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। यही जो आपका 11 से 16 वर्ष है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसी में बच्चा क्या करता है, अमूर्त स्तर पर चिंतन करता है और बौद्धिक क्रिया करता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। ठीक, कब? 11 से लेकर 16 वर्ष के बीच में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका। 49 है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16, सॉरी अभी तो मैंने ये उत्तर था इसका 48 का। 49 का देखिए कौन सा सीखना अस्थायी होता है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। आप सभी को पता है अगर आप समझकर चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो अस्थायी होता है। सुना हुआ, रटा हुआ और देखा हुआ, वो कहते हैं ना कि एक हमारे अभी जब हम लोग पढ़ते थे तो एक भैया थे, वो एक कहावत कहते थे कि हिस्ट्री भूगोल बड़ी बेवफा जब तक रटा नहीं, ऐसे कुछ करके था। एक सेकंड में बताती हूँ। हाँ चलिए मुझे याद आ गया। हिस्ट्री भूगोल बड़ी बेवफा रात भर रटो सुबह सब सफ़ा। ठीक है, तो इस तरीके का था कि हिस्ट्री भूगोल बड़ी बेवफा रात भर रटो सुबह सब सफ़ा। तो वही है कि जब आप रट वट कर देख वट के करेंगे तो आप भूल जाएंगे, चीज़ों को आप समझना सीखिए ज़्यादातर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि एक 13 वर्षीय बालक, ठीक है, कितने वर्षीय बालक है? 13 वर्षीय बालक है। बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। ठीक है, बच्चा कितने साल का है? 13 वर्ष का है। किस अवस्था में जाएगा याद रखिएगा, बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरा में जाएगा, किस में जाएगा आप सभी बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है, बात बात में झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। आप देखेंगे जब बच्चे इस अवस्था में रहते हैं 11 से लेकर 16 वर्ष, अभी इसके ऊपर बताइए किस अवस्था में रहते हैं, 11 से लेकर 16 वर्ष में जब रहते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वह विकास की किस अवस्था में है? क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में ऐसा होता है, किशोरावस्था में होता है, युवावस्था में होता है, या तो फिर आपके बाल्यावस्था में होता है? चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष। अब ये हमारा जो किशोरावस्था है वो 12 से लेकर आपके 18 वर्ष तक आती है। अब बच्चा इसी में कहाँ आया? 13 वर्ष में। अब देखेंगे आप 11 वर्ष में भी बच्चे थोड़ी बहुत ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन इन्हें हम छोड़ देते हैं। हम अपने किशोरावस्था से लेके चलते हैं कि जैसे बच्चा 12 वर्ष में पहुंचता है या 13 वर्ष का ये बच्चा देखिए कह रहा है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए ये भी पूछना चाहता है कि किशोरावस्था की अवस्था क्या है, ये पूछना चाहता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि किशोरावस्था कब से लेकर कब तक है तो आपको जितनी भी अवस्था है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में आप देखते हैं बच्चे ज़्यादा झगड़ा करते हैं, स्कूल में भी झगड़ा, मार पिटाई सब कुछ करते हैं। जैसे वो देखिए इंटर लेवल में पहुंचते हैं या हाई स्कूल में जैसे ही पहुंचते हैं बच्चों का ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगता है। फिर जैसे ही वो मतलब आप ग्रेजुएशन में पहुँचे या ग्रेजुएशन से 2-4 साल बाद हुआ तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रौढ़ावस्था में आते हैं आपको अच्छी समझ एक विकसित हो जाती है आपके अंदर। ठीक है,
अब ये देखिए आपका रहा 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम रोज डेली कराए हैं। आज ये आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। 25 क्वेश्चन हमने सिर्फ 29 मिनट में कराया है, क्योंकि आज समझाने में भी आपको टाइम लगता है। मैंने एक्सप्लेन करके आपको, अगर मैंने 30 मिनट में अगर मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिया है तो आप अपने खुद से भी पढ़ेंगे तो शायद इतना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं प्लीज़ आप सभी लाइक कर दिया करिए और लोगों को शेयर भी कर दिया करिए। और जो चैनल पर नए हैं वो आप बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगी या मतलब जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो थैंक यू एवरीवन।